हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हों, मस्त और पढ़ाई में व्यस्त हों। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास 10th की इस चैनल पर साइंस उपलब्ध करवाई जाएगी, डेली रेगुलर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल पर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए हम आप लोगों को साइंस से संबंधित कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। पहले अगर साइंस की बात किया जाए तो पहली बात आती है मन में, क्या साइंस, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। विज्ञान की परिभाषा को लेकर के बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज से आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर बात किया जाए तो क्या होता है विज्ञान की परिभाषा, प्रयोगों व प्रेक्षणों द्वारा किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुनियोजित एवं क्रमबद्ध ढंग से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। इसके पहले आप लोगों को क्लास 9th क्लास 8 में ये बताया गया होगा, विज्ञान की परिभाषा अगर बताया गया होगा तो ये बताया गया होगा कि प्रयोग क्या है, सुव्यवस्थित, सुनियोजित, क्रमबद्ध ढंग से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन फिर भी 2-3 शब्द और जोड़ लीजिए तो ये आप लोगों का साइंस का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाएगा, प्रयोगों व प्रेक्षणों द्वारा। ठीक है, कोई भी वस्तु है अगर उसके बारे में आप प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बारे में कोई परीक्षण नहीं करेंगे तो आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, तो यही बात है, प्रयोगों व प्रेक्षणों द्वारा किसी वस्तु के बारे में ठीक ढंग से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक, अगर आगे बात किया जाए तो विज्ञान का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान कितने प्रकार का होता है या विज्ञान के कितने भाग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर बात किया जाए क्या है, यहाँ पर लिखा गया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सोशल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी है और भी बहुत सारे विज्ञान के भाग हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा डी स्टूडेंट, आप लोगों को कि इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है आप लोगों को, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक, और ये सोशल साइंस आप लोगों के पास होगा ही, सामाजिक विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ये जो ज्योतिष शास्त्र जो होता है, हाथ दे करके बता देते हैं आपका कौन सा ग्रह चला, शनि चल रहा है कि शुक्र चल रहा है, मंगल चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एस्ट्रोनॉमी, जो अंतरिक्ष संबंधित जो जानकारी होती है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि नासा जो है कि क्या है, एक सैटेलाइट छोड़ा। ठीक, अब किस ग्रह पर जाने के लिए कोई अन्य ग्रह के पता लगाया गया, अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। तो वो किसके अंतर्गत जानकारी लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। ठीक, और इसके बाद जियोलॉजी अगर बात की जाए, भूभौतिकी यानी कि भूविज्ञान से। ठीक, यानी कि पृथ्वी के बारे में जो जानकारी लेते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, भूविज्ञान कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात की जाए खेती बाड़ी से संबंधित, जो फसलों से संबंधित जो जानकारी होती है उसको हम एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान कहते हैं या कृषि शास्त्र कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आगे बात किया जाए तो नया नया ज़माना है। ठीक, नए युग में कंप्यूटर का जो हमारे लाइफ में इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया, बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको अगर अलग करके बात किया जाए साइंस में ही तो एक आ जाता है आप लोगों का कंप्यूटर साइंस। ठीक, तो कंप्यूटर संबंधित यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल और भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के बारे में जानकारी लेते हैं। और अगर बात किया जाए साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, तो प्रौद्योगिकी विज्ञान, बड़े बड़े क्या है कंपनियां लगाई जाती हैं। अब किस प्रकार से कंपनियां लगाई जाए कि मतलब क्या है, कौन सा सामान कैसा बनाया जाए, मतलब ये सब टेक्नोलॉजी की जो बातें होती हैं वह किस में सीखते हैं, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रौद्योगिकी विज्ञान में और भी बहुत सारे विज्ञान हैं तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए प्रिंसिपल जो इसमें साइंस है जो हम आप लोगों को ये क्लास उपलब्ध करवाएंगे उसमें से क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, इन्हीं तीनों विज्ञानों का संग्रह है। इन्हीं तीनों विज्ञानों को बना करके एक यानी कि आपकी बुक जो है क्लास 10th में विज्ञान एक बुक दी गई है। ठीक है, इन्हीं तीनों को क्या है, सेक्टर को पढ़ना है। ठीक,
अगर बात किया जाए इसमें आगे, तो ये जो बायोलॉजी होती है आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाता है आपका जूलॉजी, जूलॉजी, और दूसरा क्या हो जाता है, बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, जीव जंतुओं के बारे में जानकारी लेते हैं, और बॉटनी क्या हो जाता है, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आगे चल करके विज्ञान जो है कि विभक्त होते हैं और भी बहुत सारे शाखाएं बन जाती हैं, तो इन सब पर ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो बिना देर करते हुए हम चलिए आगे बढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरफ। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, समझिए ना आप लोग। अगर बात किया जाए, ठीक, आप लोगों का जो साइंस है, जो केमिस्ट्री क्या जो साइंस है उसमें पहला चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री शुरू किया है, केमिस्ट्री का सेक्टर है। और जो है कि फिर इसके बाद क्या है, बायोलॉजी आ जाता है। फिर इसके बाद क्या है, फिर आपका फिजिक्स आ जाता है। ठीक, और फिर इसके बाद क्या है, फिर इन्वायरमेंट का दो एक टॉपिक दे दिया, फिर इसके बाद वो क्या है, फिर बायोलॉजी का दे देता है। ठीक है, तो आप लोगों का अगर बात किया जाए बुक से, ठीक, तो बुक में क्या है, पहला जो क्या टॉपिक है वह केमिस्ट्री से है। किससे है, केमिस्ट्री से है। ठीक, अब इसके बाद अगर बात किया जाए केमिस्ट्री की, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर फिजिक्स के बारे में बता देंगे, फिर बायोलॉजी के बारे में। केमिस्ट्री क्या होता है, यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ध्यान रखना आप लोग, रसायन विज्ञान क्या होता है। जब हम किसी रासायनिक पदार्थों का यानी कि क्या है, किसी भी रासायनिक पदार्थों के बारे में जानकारी लेते हैं, रासायनिक पदार्थों के गुणधर्मों के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक, जैसे पानी है, पानी किससे मिलकर बना है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ये हो गया आपका पानी। क्या है, पानी का रासायनिक गुणधर्म है, यानी कि हाइड्रोजन ये अलग रासायनिक पदार्थ, ऑक्सीजन अलग। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके आपका पानी बन गया। ठीक है, नमक है, NaCl है, नमक, नमक में जान रहे हैं, सिंपल सा नमक है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा सोडियम, ये हो जाएगा आपका क्लोरीन, यानी कि इन दोनों को मिला करके आपका क्या बन गया है, नमक बन गया है। ठीक है, यानी कि NaCl ये रासायनिक रूप में हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रूप में ही हम जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी कि अगर परिभाषित करना हो तो क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानकारी लेते हैं। पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री कहते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर आगे की बात किया जाए, आगे क्या बन जाता है आपका, पड़ता है फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है, ध्यान रखिए आप लोग, भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी वस्तु है, ठीक, जैसे ये मार्कर है। ठीक है, अब ये जो मार्कर है इसको हम गर्म कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, मार्कर गर्म कर दे रहे हैं कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, गर्म कर रहे हैं तो ये पिघल जाएगा, इसका आकार बदल जाएगा। ठीक है, इसका आकार बदल जाएगा, लेकिन पिघलेगा। अभी ये टाइट है, पिघलेगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर इसके बाद जब ठंडा होगा तो ये फिर ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने का मतलब ताप दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम ताप दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके कुछ ऐसे भौतिक क्वांटिटी के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं जिसमें उसका कोई जो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद उसकी साइज अगर क्या आकार परिवर्तित हो रही है, फिर दोबारा वो वापस आ जा रहा है। तो आगे बात हम करेंगे। ठीक है, तो ये अगर बात किया जाए भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में, भौतिक गुण का मतलब क्या है,
भौतिक गुण, जैसे ताप, दाब, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक, ये ताप, दाब, विद्युत धारा, आयतन, ये सब क्या है, भौतिक गुण ही तो है। ठीक, भौतिक गुण पर किसी भी वस्तु के बारे में, यानी कि ये जो वस्तु है यह इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। ठीक, इसका ताप देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर दाब डालने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब हटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सब क्या है, भौतिक गुण ही है। यानी कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हो गया आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए बायोलॉजी का, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोगों को। और ध्यान रखिएगा, ये जब अलग अलग सेक्टर, ये सेक्शन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में और भी विस्तार से बताया जाएगा। बस केवल अभी तो हम क्या कर दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। क्या है बायोलॉजी, आप लोगों को बता ही दिया गया है। जीव विज्ञान क्या होता है, हम सजीव वस्तुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक, पेड़ पौधे फल कैसे लगते हैं, फल पकता कैसे है, ठीक है, उनमें जो है कि वो ग्रो कैसे करते हैं, ठीक है, वो कहाँ से अपना खनिज लवण लेते हैं और कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कैसे जो है कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कहाँ से अपना भोजन बनाते हैं, ये सब प्रक्रिया हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। और इसके बाद इंसान हैं या जीव जंतु, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं किसमें, जीव विज्ञान में। यानी कहने का मतलब ये है, जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि आगे चल करके ये दो भागों में बढ़ जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी ना, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, यानी कि आगे चल करके आप लोगों का क्या है, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन अलग हो जाएगा, और बॉटनी यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी बाकी फिलहाल जब बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे तो इन दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हल्का हल्का कोई इन सब के बारे में जानकारी हो गई होगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। ध्यान रखिएगा, आप लोगों का जो पहला सेक्शन दिया गया है विज्ञान में, वह क्या है, रसायन विज्ञान। इसी वजह से हम रसायन विज्ञान की परिभाषा पहले बताए हैं। ठीक है, अब रसायन विज्ञान का क्या है, रसायन विज्ञान एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, अब आगे अगर देखा जाए तो रसायन विज्ञान की परिभाषा तो हो गई। इसके जनक की बात किया जाए तो, अगर जनक की बात किया जाए, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासियों को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए, ठीक, तो ये तो हो गया रसायन विज्ञान। अब आप लोगों का क्या है, विज्ञान में थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो आपका विज्ञान में है, अगर बात की जाए पहला जो सेक्शन है आप लोगों का केमिस्ट्री से है। किससे है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पहला लेसन क्या है, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो डियर स्टूडेंट, पहला जो टॉपिक है केमिस्ट्री का है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, तो क्या होता है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, इसको आगे से बढ़ने से पहले थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट के बारे में हम जान लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जीवन में
या संसार में परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन कुछ हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रकृति द्वारा ही घटित है। ठीक, पहले तो आप अगर आप अभी खुद ही देख लीजिए, आप खुद अपने मम्मी पापा के बाबू सोना बने रहते हैं, 10-15 साल बाद आप किसी के बाबू सोना हो जाते हैं, फिर 70-80 की उम्र में लगा रहता है रोना धोना। तो आप लोग खुद देखिए कि ये कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अगर बात किया जाए यहाँ अपने टॉपिक पर, तो क्या होता है कि कुछ चेंजेज आपके वातावरण में यानी कि आपके आसपास इन्वायरमेंट में आप चेंजिंग देते रहते हैं। चेंजिंग में क्या है, जैसे पानी आप कहीं रख दिए हैं, गर्म कर रहे हैं तो भाप बन जा रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और आप क्या कर दे रहे हैं, लोहे को खुले हवा में रख दे रहे हैं, कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाता है तो उसमें चेंजिंग आ जा रहा है। ठीक, और इसके बाद जो है कि आप खाना पका रहे हैं तो उसमें भी चेंजिंग आ रहा है ना। यानी कि इस तरीके से आपके इन्वायरमेंट में आपके आसपास चारों तरफ कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग हो रहा है ये तो डायरेक्ट नहीं हो जा रहा है। ठीक, इनके अंदर जो है कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए चेंजिंग में, तो चेंजिंग जो है कि 2 प्रकार का होता है, यानी कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। यानी परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जो आप परिवर्तन देखते हैं वह 2 भागों में बांट करके देख पाएंगे। ठीक, कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दही तो खाते ही होंगे, दूध से दही बनना। ठीक है, और इसके बाद है नमक रख दिए, पानी में डाल दिए तो घुल जाएगा। ठीक है, और ये है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो पदार्थ के संगठन, तथा द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है या करता है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के संगठन व गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जिसमें पदार्थ के संगठन व गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर परिवर्तन की बात की जाए तो किस प्रकार का परिवर्तन, तो इसमें जो है कि क्या हो जाता है, रंग का या अवस्था का परिवर्तन होता है। रंग का या अवस्था का परिवर्तन होता है। अवस्था का परिवर्तन हो सकता है, आकार का परिवर्तन हो सकता है, आकार या आकृति का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अगर बात किया जाए भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन व गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अवस्था परिवर्तन हो जाता है और आकृति या आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, जैसे चीनी पानी का घोल, चीनी प्लस पानी, इन दोनों का घोल। नमक पानी का घोल, नमक और पानी का घोल, नमक पानी का घोल हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन तो ही है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम को पिघला देंगे तो वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर वो ठंडा होगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। प्लास्टिक का भी आप लोगों को समझाया गया था, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या है, तापमान हटा लेंगे तो ये फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि ये भी, इसमें भी कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। देखिए चीनी है, चीनी का क्रिस्टल है, पानी में घोल दिए तो, लेकिन फिर भी ये आकृति में इसके परिवर्तन हो जाएगा। नमक पानी है, नमक का क्रिस्टल है, इसको पानी में घोल दिए तो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसको भी हम क्या करते हैं, भौतिक गुणधर्मों द्वारा अलग क्या कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो प्राप्त हम करते हैं यह किसी वापस उसी प्रक्रिया द्वारा वापस नहीं प्राप्त कर सकते। यानी चीनी का जो क्रिस्टल होता है ना,
वो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। नमक का जो क्रिस्टल होता है छोटा छोटा जिस तरह से रहता है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मोम का पिघलना जिस तरीके से मोम बनी रहती, मोमबत्ती बनी रहती है, फिर उसी शेप में हम वापस नहीं पाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि भौतिक परिवर्तन में आप लोग बढ़िया से सीख गए होंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन या ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के संघटन, क्या संगठन, फिनोमिना संगठन व गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पदार्थ के संगठन व गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस केवल किसमें परिवर्तन होता है? रंग में परिवर्तन हो सकता है और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, और किसमें, ध्यान रखिएगा, और आकार या आकृति में, आकार या आकृति में परिवर्तन, एक साइज में परिवर्तन होता है। कलर में चेंज हो सकता है, स्टेज में चेंज हो सकता है, और आकार में यानी कि क्या है, ये उसके साइज में चेंजिंग हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? ध्यान रखिए, चलिए देखते हैं। अगर आप लोहे को खुले वातावरण में कुछ दिन के लिए रख देते हैं नमी में, तो उसमें क्या लग जाता है? जंग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? जंग पकड़ लेता है। ठीक, तो क्या होगा? जंग जब पकड़ लेगा लोहे में, जंग, तो क्या वो पुनः उसी प्रकार का लोहा प्राप्त हो पाएगा? नहीं। एक बार जंग पकड़ लिया तो दोबारा वो लोहा नहीं बनेगा जंग से, यानी कि इसमें चेंजिंग हो गया है, हमेशा के लिए चेंजिंग हो गया है। ठीक, जिसे है आप क्या करते रहे, खाना ही पका रहे हैं, दाल पका दे रहे हैं, दाल का जो छोटा छोटा दाना है, अब उसको जब आप पका दिए तो दोबारा क्या वो बन पाएगी दाल? जैसे पेड़ पर उगी थी दाल बन पाएगी, चावल ऐसे बन पाएगा पकाने के बाद? नहीं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये सब जो है केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि वह परिवर्तन जो पदार्थ के संगठन व गुणधर्म में परिवर्तित कर दे, जो पदार्थ के संगठन व गुणधर्म में परिवर्तन ला दे, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के संगठन व गुणधर्म में परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक, खाना पकना या खाना पकाना, खाना का पचना। अरे आप जब इनहेल कर लेंगे खानवा को तो कहाँ से, ऊपर से खाएंगे तो कहाँ से निकलता है? पेटवा में से फिर निकल जाएगा क्या? बाहर से निकल जाता है, फिर वो खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ें हैं? जैसे अगर बात किया जाए फल का पकना, किसका? फल का पकाना, फल का पकाना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूधवा से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही जब बन जा रहा है तो वो क्या होगा? क्या वो दही से फिर दूध बनाया जाएगा? नहीं बनाया जा सकता। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि इसमें क्या हो रहा है आप देख पा रहे होंगे, भौतिक और रासायनिक में ये चीज़ें आप लोगों को मिल पा रही हो। भौतिक परिवर्तन में दोबारा वो पदार्थ है क्या है, उस अवस्था में आ सकता है। अवस्था परिवर्तन एक बार हुआ, फिर दोबारा वो उस अवस्था में आ सकता है, यानी कि उसका जो वह पदार्थ था वही पदार्थ दोबारा मिल सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक बार वो चेंजिंग में दूसरा चेंज हो गया, हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बार वो जो चेंजिंग में वो आ गया तो वह दोबारा के लिए क्या होगा, मतलब हमेशा के लिए वो उसी में ही पड़ा रहेगा। उसमें जो है कि उसको फिर दोबारा पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा नहीं प्राप्त किया जा सकता। फल का पकना, फिर ये कच्चा नहीं बनाया जा सकता। दूध से दही बनना, दही से फिर दोबारा दूध नहीं बना सकता। खाना का पका दिया गया तो फिर दोबारा जो है कि अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरीके से ये सब क्या हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन। एक बात और ध्यान रखिएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में एक चीज़ और जो है कि क्या है, अंतर क्या होता है इसमें। अगर देखा जाए भौतिक परिवर्तन में जो उसका मास है, पदार्थ का मास है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है।
पदार्थ के मास में यानी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के मास में पूरी तरीके से परिवर्तन आ जाता है। पदार्थ के मास में यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को पूछ दिया गया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, बिल्कुल सिंपल सा है। भौतिक परिवर्तन संगठन और मास में कोई परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन संगठन और मास में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन क्या अवस्था और आकार या क्या है कि ये जो फिजिकल चेंजेज होता है या अस्थाई चेंजेज होता है, अस्थाई यानी कि एक बार परिवर्तित हुआ फिर दोबारा क्या है कोई भौतिक गुण उसका हटा लेने के बाद दोबारा वो प्राप्त हो सकता है, ठीक। लेकिन ये जो केमिकल चेंज है ये अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई का मतलब क्या है? इसमें कोई नए पदार्थ बनने की उम्मीद नहीं होती है, यानी कि नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, नया पदार्थ बनता है, ठीक। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। एक बार फिर रिमाइंड कर देते हैं, फिजिकल चेंज में संगठन और गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं या अस्थायी परिवर्तन होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसके मास में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन जब होता है तो, ठीक। अब केमिकल चेंज की बात की जाए यानी कि रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो इसका संगठन बदल जाता है, इसके मास में भी परिवर्तन हो जाता है, यह अस्थायी होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, ठीक। तो आप लोग ये समझे होंगे केमिकल चेंज में जो है कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन जा रहा है, ठीक है, तो वो सामने सामने देख रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो अंदर अंदर क्या होता है, किस प्रकार से जो होता है, ये सब नया पदार्थ कैसे बन जाता है, ठीक, तो उसी के बारे में हम समझेंगे। ध्यान रखिएगा, उसी टॉपिक का नाम है, आगे का जो टॉपिक है उसके बीच जो नया पदार्थ बनता है उसके बीच जो प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस चलता है, उसी को बोलते हैं हम अभिक्रिया। जब एक पदार्थ से दूसरा नया पदार्थ बनता है तो उसके बीच जो प्रोसेस चलता है, प्रक्रिया चलती है, उसी को बोलते हैं हम अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। जैसे खाना आप बना रहे हैं तो खाना बनने से पहले और खाना बनने के बाद, ठीक, बनने से पहले और बनने के बाद इन दोनों के बीच जो पकाने की प्रक्रिया चल रही थी उसी को हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर बात किया जाए तो रासायनिक परिवर्तन पर ही हम देख रहे थे, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। देखिए, अगर बात किया जाए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरा नया पदार्थ प्राप्त होता है तो उसके बीच जो प्रक्रिया चलती है उसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक। उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन। एक पदार्थ से दूसरा नया पदार्थ जब बनता है तो उसके बीच जो प्रक्रिया चलती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया, ठीक। तो वही जो प्रक्रिया चलती है उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे, यानी कि केमिकल के तौर पर, यानी कि रासायनिक के तौर पर, यानी कि एक नया पदार्थ जब बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें केमिकल परिवर्तन होगा। अब नया पदार्थ जब बन रहा है, एक पदार्थ से दूसरा नया पदार्थ बन रहा है तो उसमें जो अभिक्रिया चलती है वही अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि अगली जो टॉपिक है हमारी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से समझिए जैसे आप लोग क्या है खाना बनाने के लिए ही है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, खाना बनाने के लिए आप क्या कर दिए दाल अगर जैसे मान लेते हैं बनाना है तो क्या करेंगे, दाल, पानी, नमक, हल्दी ये सब क्या है इकट्ठा मिला करके एक कुकर में डाल दिए, ठीक है, गैस पर चढ़ा दिए तो वो धीरे धीरे क्या होने लगी, पकने लगी। तो वही धीरे धीरे पकने, यानी कि उसके बीच जो क्या हो रही है, अब दाल धीरे धीरे पानी उसको क्या करेगा,
खंडित करेगा, तोड़ेगा, धीरे धीरे वो तोड़ती है और उसमें दाल क्या हो जाती है, घुल जाती है पानी में। ठीक, हल्दी भी पक जाती है, नमक भी घुल जाता है। तो वही जो प्रक्रिया है उसी को हम बोल रहे हैं केमिकल। अब यहाँ पर नया पदार्थ, यानी कि दाल तो थी, एक पौधे से प्राप्त किया गया था। ठीक, अब इसके बाद खाने लायक दाल बन गई, यानी छोटे छोटे कड़ों में टूट गया है, लेकिन फिर दोबारा वो उस तरीके की दाल जैसे पहले थी वैसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। यानी कि उसमें जो चेंजिंग हुआ है केमिकल चेंजिंग हुआ है, लेकिन वही जो प्रक्रिया अंदर चल रही है, पकड़ते समय चल रही है, उसी को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया। ठीक, इसको इस तरीके से भी समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि क्या है, आप खा ही रहे हैं, दाल ही खा रहे हैं और गलती से दाल शर्ट पर गिर गई। अब उसको धोने के लिए आप क्या करिए, साबुन लगाएंगे। ठीक, कपड़ा धोने का साबुन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कलर चेंज हो जाएगा। पहले था पीला, साबुन लगाने के बाद वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक, तो इस स्थिति में भी वो उसके बीच प्रक्रिया चली, कुछ ना कुछ प्रोसेस चला है, इसी वजह से उसका कलर चेंज हो गया है। तो वही जो प्रक्रिया चलती है वही होता है रासायनिक अपक्रिया। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए और भी इसको और भी समझिए इजी एग्जाम्पल से। जैसे क्या होता है कि आप क्या करिए, कुछ इस तरीके का सामान लीजिए, जैसे मान लीजिए सोडियम ही है। क्या है, सोडियम ही है। ठीक, सोडियम है। अब ये किसके साथ मिलाते हैं, एसए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर मिलाएंगे, ये केमिकल भाषा, साइंटिफिक भाषा है, इसको थोड़ा समझिए। अभी ये सब चीज़ें आगे आप लोगों को समझाएगी बेहतरीन तरीके से, बस केवल यहाँ पर समझिए। मान लीजिए सोडियम एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, और HCl एक जो है कि अम्लीय पदार्थ है। ठीक, इसको इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है कि नमक बनता है। क्या बनता है, नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। क्या होती है, नमक बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो यही है आपकी रासायनिक अपक्रिया। कहने का मतलब क्या है, रासायनिक अपक्रिया होगा क्या होगा। ठीक, ध्यान रखिए आप लोग, क्या होता है, एक या अनेक पदार्थ, जब एक या अनेक पदार्थ, एक या अनेक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके एक या अनेक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या होता है, यह जो अभिक्रिया होती है, निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे। ठीक, एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, तो पहचानने के लिए 3-4 मेथड है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, रंग परिवर्तन करके, रंग के थ्रू या रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तब जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रंग में परिवर्तन, ठीक, अवस्था आकार में परिवर्तन, अवस्था या आकार में परिवर्तन हो जाएगा। और क्या है, मास में परिवर्तन हो जाएगा, यानी द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। और क्या है, नया पदार्थ बनेगा, कुछ नया पदार्थ बन जाता है। ठीक, और क्या है, हम देखेंगे उसमें से गैस भी निकलेगी, गैस भी निकल सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी क्या है, बहुत सारे फैक्ट हैं जिसके आधार पर हम क्या पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। ठीक, ये बहुत सारे फैक्ट हैं जिसके आधार पर हम ये पता कर पाएंगे
केमिकल रिएक्शन होता है या नहीं होता है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, अगर और भी देखा जाए तो क्या है, रिएक्शन के बाद नया पदार्थ तो बनता ही है, उष्मा भी निकल जाती है, उष्मा भी निकल जाता है, उष्मा भी निकलती है और गैस भी निकलती है। गैस तो आप लोग बता दिया गया, उसके बारे में आगे बताया जाएगा। चलिए इन सबको समझिए कैसे होगा ये सब चीज़ें। ठीक, कौन कौन सा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह समझिए कि यहाँ रंग परिवर्तन हो रहा है तो वह रासायनिक अपक्रिया होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर रंग परिवर्तन की बात किया जाए तो वह अभी एग्जाम्पल आप लोगों को बताया गया, एक एग्जाम्पल ये बताया गया कि मान लेते हैं आप क्या है, आप कपड़े पर हल्दी गिरा दिए हैं। ठीक, अब हल्दी गिरा दिए हैं तो उस पर साबुन लगाइए, उसको हल्दी को छुड़ाने के लिए साबुन, डिटर्जेंट क्या है, साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन लगाइए या पाउडर लगा दीजिए। ठीक, तो आप देखेंगे कि रंग क्या है, हल्दी का रंग पीला, हल्दी क्या है, पीला है, साबुन लगाएं तो इसके बाद क्या हो गया, वो हल्का लाल हो गया या भूरा हो गया। पीला से क्या हो गया, लाल, यानी कि रंग परिवर्तन हो गया। इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि क्या है, साबुन और हल्दी एक दूसरे के रिएक्ट करके क्या हो गए, नया पदार्थ बना दिए या फिर उसका रंग परिवर्तित कर दिए। ठीक, अवस्था या आकार में परिवर्तन की अगर बात किया जाए, अवस्था या आकार परिवर्तन की बात किया जाए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप क्या, जब आप मोम जलाते हैं, क्या जलाते हैं, मोम जलाते हैं। ठीक है, क्या मोम को जलाते हैं या मोमबत्ती जब आप जलाते हैं तो क्या होता है, मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें से क्या निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस और भी क्या निकलता है, हल्का हल्का जल की बूंदें निकलेंगी। ठीक है, हल्का हल्का जल की बूंदें। अब यहाँ देखिए मोम सॉलिड फॉर्म था, जब आप जलाए तो वो किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक गैस फॉर्म में है, ये गैस है, ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड। अवस्था परिवर्तन हो रहा है ना, मोम का आकार कुछ इस तरीके से, मोमबत्ती का आकार। ठीक, अब इसके बाद है, इसको जब आप जलाएं तो ये अपना क्या हो जाएगा, आकार भी परिवर्तित कर देगी, पिघल करके नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग क्या है, अवस्था या आकार के आधार पर किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन पहचानेंगे ये जान गए होंगे। अब क्या है, अगला है मास का चेंजिंग, यही से आप लोग खुद देख लीजिए। ठीक, चलिए समझते हैं इसको, इस तरीके से भी समझिए, मास चेंजिंग है अगर। ठीक, तो पानी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, पानी को आप क्या कर दीजिए, ठंडा, यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो किस में बदल जाता है, बर्फ में बदलता है। किस में बदलता है, अगर बर्फ में बदल रहा है। ठीक है, तो पानी का जो घनत्व होता है वह ज़्यादा होता है और बर्फ का जो घनत्व होता है वह कम होता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, पानी का घनत्व कम और पानी का घनत्व ज़्यादा और बर्फ का घनत्व कम होता है। ठीक, तो और यहाँ से आप पता कर पाएंगे कि इसका जो द्रव्यमान है ज़्यादा होता है और इसका जो द्रव्यमान है वह क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, मास जो होता है इसका द्रव्यमान कम, इसका ज़्यादा हो जाता है और इसका द्रव्यमान कम हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, और जैसे लकड़ी है, लकड़ी, ठीक है, आप उसको जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, आप देखेंगे कि उसमें धुआं निकलता है, क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और जो राख बचती है वो थोड़ी सी बचती है। अगर 5 किलो लकड़ी जलाएंगे ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में धुआं में ही बन करके उड़ जाएगा और क्या होगा, कुछ मात्रा में राख बचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मास में भी क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं, नया पदार्थ, लकड़ी को जलाएं तो राख बन गई, एक नया पदार्थ ही है। ठीक, और गैस की अगर बात किया जाए, ठीक है, गैस की अगर बात किया जाए तो गैस क्या होगा, यहाँ से आप लोग जाने ही गए, लकड़ी को जलाएं तो उसमें से धुआं निकला तो वो गैस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, और इसके बाद और भी अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर लेते हैं, चूना ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि घर पेंट करने के लिए, घर की रंगाई या पुताई करने के लिए आप बाजार से चूना लेकर आते हैं। ठीक है, जो आप चूना ले आते हैं वह बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, अब उसको पानी में रख दीजिए। ठीक, कुछ समय बाद आप देखेंगे, 10-15 सेकंड बाद देखेंगे तो उसमें से बुलबुला निकलेंगे, उसमें से क्या होने लगता है, स्टीम निकलने लगता है, वाष्प निकलने लगता है। ठीक है, तो और उसमें से क्या होता है, गर्म भी बहुत तेज होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इस बात को ध्यान रखना, उसमें हाथ मत डाल देना, अच्छा टच करके देखिए कि गर्म है कि नहीं। अगर 5 किलो चूना है, पानी में डाल दिए हैं तो उस पर अगर चावल भी रख देंगे ना तब भी वो पक जाएगा, ये भी जान लीजिए, इतना हीट हो जाता है। ठीक, तो यानी कि उसमें क्या हो जाता है, गैस भी निकलती है। चूना देखेंगे आप बलबल क्या है, बदबद करेगा, जिस तरह चावल पकता है उसी तरह से पकेगा
और इसके बाद उसमें से स्टीम यानी कि वाष्प भी निकलेगा, ठीक। और वाष्प जो होगा वह जल की वाष्प भी रहेगी और उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, कुछ अजीब तरीके से गंध आएगी, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे आप लोग, उसका ताप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? ताप बढ़ जाता है, यानी कि ताप में भी परिवर्तन होने का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अनेक प्रकार के फैक्ट हैं जिससे हम ये पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कैसे या क्या होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए तब। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, क्या बताएं, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और भी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के ही आधार पर, ठीक। अब थोड़ा सा साइंटिफिक एग्जाम्पल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये सोडियम ही है। क्या है? सोडियम ही है, ठीक। आप क्या करते हैं, तनु H2SO4 के साथ यानी कि तेजाब के साथ, तनु H2SO4 यानी कि तेजाब के साथ मिलाते हैं तो ये क्या करेगा, लवण बनाएगा, NaSO4 बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त। ये कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, लेकिन फिर भी ये समझिए कि इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक। ये हो गया सोडियम, ये हो गया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी H2SO4 तेजाब जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलाते हैं तो उनके बीच अभिक्रिया होती है, तब क्रिया होकर के क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है यानी कि लवण बनता है और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस ऊपर चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से अब ये सब कैसे हो जाता है, सर जी ये कैसे हो गया, ये यहाँ मिला दिया इसे वैसे, चिंता मत करिए सब बताएंगे। हाँ, आगे ध्यान दीजिए बस केवल आप लोग। तो मुझे लगता है कि केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इसको इस तरीके से भी समझिए आप लोग, क्या, ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। अगला जो टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं, क्या टॉपिक है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, ध्यान दीजिए आप लोग, रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब आप क्या है, एक स्टेटमेंट बोल दिए कि पानी और बिना बुझा हुआ चूना, पानी बिना बुझा हुआ चूना आपस में मिलाते हैं तो एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या होते हैं, बुझा हुआ चूना बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। एक स्टेटमेंट आप बोल दिए, क्या, पानी, ये एक स्टेटमेंट बोल दिया गया, पानी तथा बिना बुझा हुआ चूना को आपस में मिलाने पर बुझा हुआ चूना बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये एक स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी कि मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया गया है, हमको इसको क्या करना है, एक लाइन में ही दिखा देना है, ठीक, ताकि सामने वाला समझ जाए, संकेत से ही दिखा देना है, सामने वाला समझे कि हाँ ये चीज़ होता है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग होता है ना, इशारों में ही बात कर लेते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही इशारा कर दिया जाए ताकि सामने वाले के सामने पढ़े और पढ़े तो वो समझ जाए कि हाँ ये चीज़ होता है, ठीक। तो इसको समझते हैं। पानी, पानी का अगर केमिकल फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है, H2O प्लस बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। H2O पानी का केमिकल फार्मूला H2O और बिना बुझा हुआ चूना का क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपस में मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं तो इनके बीच क्या है, प्रक्रिया चलती है, प्रक्रिया चलती है। उसी प्रक्रिया यानी कि जो अभिक्रिया होती है, मिलने के बाद जो अभिक्रिया हो रही है उसको हम तीर के निशान से दर्शा देते हैं, ठीक है। अभी हम समझाएंगे और भी एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। अब इसके बाद क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक। अब हम क्या किए,
इतना सब कुछ अवार्ड बवार्ड कर किए बिना ये आसानी से हम एक लाइन में इसको दर्शा दिए। ठीक, देखने वाला देख जाएगा। हाँ, जल और क्या है, बिना बुझा हुआ चूना आपस में जब मिलते हैं तो बुझा हुआ चूना और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एकदम सिंपल सा। ये हो गया आपका क्या, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा कि कहे गए स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, अपने सिंबॉलिक भाषा में लिखने पर, यानी कि सांकेतिक रूप में लिख देते हैं, सांकेतिक रूप में लिख देते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, या दिए गए रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से, रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में लिखने पर, ठीक, सांकेतिक रूप में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से, रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। एकदम सिंपल सा है, परिभाषित आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको और भी समझिए। इसके अंदर ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण, ये पूरा बन करके तैयार है। ठीक है, अब ये जो तीर का निशान है, ठीक है, तीर के निशान के लेफ्ट साइड ये हो गया आपका लेफ्ट, और ये जो हो गया ये आपका हो गया राइट। ये हो गया लेफ्ट साइड LHS, और ये हो गया राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, तीर के निशान से, ध्यान रखिए, तीर के निशान से लेफ्ट साइड का, ठीक, और तीर के निशान से राइट साइड का। तीर के निशान से लेफ्ट साइड वाला LHS, और तीर के निशान से, ये जो तीर का निशान है इसके राइट हैंड साइड में RHS हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि इसी तीर के निशान के लेफ्ट साइड के जो पदार्थ हैं, जो मैटर हैं, ठीक है, ये जो है ना, जितने भी रहेंगे, एक या एक से अधिक जितने भी पदार्थ रहेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अभिकारक बोलते हैं या अभिकर्मक, अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। इतने बेसिक से कोई नहीं समझाया होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जो तीर का निशान है, रासायनिक समीकरण में तीर का निशान है, तीर के निशान के लेफ्ट साइड का जितने भी पदार्थ हैं उनको हम अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब तीर के निशान के दाहिने साइड यानी कि RHS के जो पदार्थ होते हैं, ये नए पदार्थ बने हैं। देखिए आप लोग, नया नया मिला है ना, वहाँ से डिफरेंस है। ये जो नया पदार्थ बना है, इसमें क्या होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, नया पदार्थ जो मिला है इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद, उत्पाद बोलते हैं। ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्पाद। ठीक, अब इसके बाद इसको प्रोडक्ट बोल देते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार फिर से वंस अगेन, तीर के निशान के लेफ्ट साइड का अभिकारक या अभिकर्मक रिएक्टेंट, तीर के निशान के राइट साइड का उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक है सर जी, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का तो बता दिए, लेकिन है जो बिचवा में है तिरिया का निशानवा जो है, ये क्या है, यही तो है अभिक्रिया। ये क्या है, अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया है। क्या है ये, अभिक्रिया यही तो है। ठीक है, ये जो तीर का निशान है यही रिएक्शन का चिन्ह होता है, अभिक्रिया का ही निशान होता है। ठीक है, यानी कि अब कुल इक्वेशन में एक बार देख लेते हैं। लेफ्ट साइड का अभिकारक अभिकर्मक रिएक्टेंट, तीर का निशान अभिक्रिया का निशान होता है, यानी कि रिएक्शन का चिन्ह होता है, रिएक्शन का चिन्ह होता है, और तीर के निशान का राइट साइड का उत्पाद या प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल और समझते हैं, फिर उसके बाद सेशन आज जो है कि एंड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अगर मान लेते हैं जैसे कह दिया गया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम को हम Mg लिखते हैं, Mg, और ऑक्सीजन मिल करके ऑक्सीजन को हम O2 लिख लेते हैं, यानी कि एक दूसरे से अभिक्रिया करके अभिक्रिया का चिन्ह यानी कि यहाँ रिएक्शन का चिन्ह बना लेते हैं। ठीक, और क्या बनाता है, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बनाता है। क्या बनाता है, MgO बनाता है। ठीक, Mg प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, ये जो तीर का निशान होता है, ये नुकीला ऐसा जो प्रोडक्ट होता है उधर ही होता है। ठीक है,
तीर के निशान प्रोडक्ट जो मिलता है, नया पदार्थ बनता है, उधर ही रहता है तीर का निशान। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए। ये आपका रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक, और भी एक आध एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे बोल दिया गया कि क्या है, सोडियम HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके नमक तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, नमक बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसका देख लेते हैं। सोडियम, ये हो गया सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गए। अब रिएक्शन, ये उत्पाद हो गया, ये रिएक्टेंट हो गए, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट उत्पाद हो गए। अब ये तीर का निशान जिधर उत्पाद है उधर हम बना लेते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो एक परमाणु और द्विपरमाणु का ध्यान रखते हैं। ठीक, जो गैसें होती हैं, गैस जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो गैसें होती हैं वह द्विपरमाणुक होती हैं। क्या होती हैं? द्विपरमाणुक होती हैं, यानी कि उनको हम अणु के रूप में यानी कि दो परमाणु के साथ रखते हैं या लिखते हैं। ठीक, और जैसे आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक, लिथियम हो गया, ये सब जो है एक परमाणुक तत्व हैं। क्या है? एक परमाणुक तत्व हैं। ठीक, तो यानी कि इनको रासायनिक समीकरण लिखते समय क्या है कि अकेले लिख देते हैं, इनको दो यानी कि दो परमाणु नहीं लिखते हैं। ठीक, ये खुद का खुद अपना एक अणु के रूप में है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज के दिन बस इतना ही। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग ये सेशन पर नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक शेयर और अन्य दोस्तों में मतलब शेयर करना मत भूलिएगा।